इंडिया डिफरेंट देन 2013 मॉर्गन स्टैनले ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं ये जो रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ इसमें बताया गया है कि इंडिया का किस तरीके से 10 सालों में बदलाव देखने को मिला है और कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया है कि इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस तरीके से डिजिटल और इकोनॉमिकल बदलाव देखने को मिला है इन पिछले 2013 से लेकर 2023 तक, पूरे 10 सालों में। तो क्या बदलाव आए हैं और क्या चीज़ें हैं, वो सारी बातें तो मैं अभी डिस्कस करूंगा ही। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा मॉर्गन स्टैनले क्या है। मॉर्गन स्टैनले एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, यूएस बेस्ड, यूएस में इसकी ब्रांच है, न्यूयॉर्क का ये बैंक है। और इस बैंक में ये बताया जाता है, रिपोर्ट्स निकालता है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो कई देशों की निकालता है। इवन जैसे मैं बात करूँ, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनडीपी हो गया, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट निकालता है। तो इसी तरीके के मॉर्गन स्टैनले एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें बताया है कि इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से बदलाव आया है इन 10 सालों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताता हूँ क्या क्या बदलावों के बारे में इस रिपोर्ट में बात की गई है। फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, ये जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं 10 तरह के बदलाव इसमें देखने को मिले हैं। जिस तरीके से बताया गया है, तो मैं एक एक करके यहाँ पे स्टार्ट करूंगा और एक एक इकोनॉमिकल टर्म्स को समझाऊंगा वो क्या है और क्या बदलाव इंडिया में देखने को मिले हैं। तो पहला मेरा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है सप्लाई साइड रिफॉर्म के बारे में। यानी कि सप्लाई साइड रिफॉर्म ये होता है कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेस लगते हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है, प्लस इन्वेस्टमेंट इस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे देश का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है। अब देखिए क्या होता है ना कि बाहर से कंपनी आती है, निवेश करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाती है यहाँ पे, तो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। बेहतर इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंटरनेट हो गया और बेहतर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और उसके अलावा बेहतर कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कॉर्पोरेट टैक्स में गिरावट देखने को मिली है और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है जिसकी वजह से भारत ने, हमारे इंडिया भारत में इस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। अगला मेरा पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में ये बताया जाता है कि जैसे जो हमारा डिजिटल बदलाव है, डिजिटल इंडिया जो हो गया है, जैसे हमारा डीमोनेटाइजेशन के बाद जिस तरीके से लोगों ने कैश की जगह डिजिटल पेमेंट्स को चूज किया है, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, किस तरीके से लोग आज हर कोई इंसान डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं 2015 की बात करूं तो 4.4% ऑफ जीडीपी जो लोग हैं वो कर रहे थे डिजिटल में, और आज के डेट में 70% ऑफ जीडीपी लोग कैश की जगह डिजिटल पे आ गए हैं अब। तो ये बदलाव देखने को मिला है। उसके अलावा जीएसटी में बदलाव देखने को मिला है। 1.8 लाख करोड़ अराउंड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। बीच में गिरावट या दिक्कतें आई थी जब जीएसटी आया था उसके बाद, लेकिन अब जीएसटी में काफी बड़ा कलेक्शन देखने को मिला है हमारे इसमें, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, यानी रियल एस्टेट के बारे में मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से बताया जाता था कि पहले जो ब्लैक मनी होती थी वो ज्यादातर रियल एस्टेट यानी कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगा दिया जाता था। तो उसमें काफी सारे रेगुलेशंस आए जिसकी वजह से ब्लैक मनी का जो है काफी तरीके से, एक तो डिजिटल हो गया और दूसरा इस तरीके की जो ब्लैक मनी जो रियल एस्टेट में लग रही थी, कालाबाजारी, वो बंद हो गई है। अगला मैं बात करूंगा टॉपिक जो है हमारा डिजिटल सोशल ट्रांसफर। डिजिटल सोशल ट्रांसफर होता है यानी कि सरकार की तरफ से जो गरीबों को सेवाएं मिल रही है, जो उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस तरह की जितनी भी स्कीम्स थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब गरीबों के अकाउंट में सीधा पैसा जाने लग गया है, किसी तरीके के कोई बैरियर्स नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में उनको मिलने लग गया है। फिर अगला पॉइंट आता है मेरा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टी कोड ये हमारे देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके बारे में मैं बात करूंगा, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं जो हमारे लोन होते हैं, जब वो चुकाना कोई इसको छोड़ देता है तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काउंट करते हैं। और अगर मैं इसके स्टैटिकल डेटा के बारे में बात करूं, जैसे 2013 में एनपीए जो था वो हमारे देश का 4.36% था और आज की डेट में हमारा एनपीए जो गिर गिर 3.8% हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि काफी सारे लोन डिफॉल्टर्स होते हैं, जैसे कोई घर का लोन, गाड़ी का लोन लेता है फिर उसको चुकाना छोड़ देता है। तो इस तरीके के काफी सारे इंसॉल्वेंसी, इस तरीके के जो रेगुलेशंस लाए गए थे बैंक में, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, काफी एनपीए कलेक्ट हुआ है।
अगला उसके बात करूं, मैं बात करूंगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग की। इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक डिवाइस होता है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी उसमें फॉलो की जाती है। उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब चीज़ों का दाम बढ़ता है, जैसे कोविड के बाद चीज़ों का दाम बढ़ा, हमने देखा इकोनॉमी किस तरीके से पूरी डिसबैलेंस हो गई थी। तो इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल था। आरबीआई ने इसमें क्या किया था कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट था उसको कहीं ना कहीं गिरा दिया था। इवन यूएस में तो इंटरेस्ट रेट जीरो कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में क्या हुआ था कि इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिया गया था। उसके बाद में उसको इंक्रीज करके मेंटेन करा। जैसे कहते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो इंडिया का 4 से 6% के बीच में होता है, सॉरी 2 से 6% के बीच में होता है। 4 एवरेज होता है हमारा इन्फ्लेशन रेट, और उसी के बीच में आज की डेट में हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री का। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला है हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, वो है हमारा फोकस ऑन एफडीआई। हमारी भारत सरकार एफडीआई पे ज्यादा फोकस करी, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इंडिया के बाहर से जब लोग निवेश करते हैं तो लंबे समय पे उसमें ज्यादा फोकस किया है एफडीआई पे। अगला पॉइंट है जिसमें बात करूंगा, इंडिया 401 के मूवमेंट। ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि काफी यूएस कंट्रीज हैं, वो कुछ लॉ लाती है, रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो नौकरी के बाद उसके लिए कुछ रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकता है। तो वैसे कुछ प्लान लाए गए हैं इंडिया में, जैसे कि हमारा अभी एसआईपी होता है इस तरीके के, और काफ़ी सारे कॉरपोरेट कंपनीज में इस तरीके के प्लान लाए गए हैं जिसमें अब इंसान जो है अपना रिटायरमेंट के बारे में इन्वेस्ट करने लगे हैं। काफ़ी लोग हैं जो अब रिटायरमेंट में अपना प्लान इन्वेस्ट करने लग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। करूंगा सर्विस सेक्टर के बारे में, यानी कि हमारे देश में जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं तो सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं बहुत बूम कर रहा है। एक्सपोर्ट में एक वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया बहुत ही ज़्यादा सर्विस सेक्टर में, और पूरे वर्ल्ड लेवल में उसका देखने को मिला है हमारा इंक्रीज लेवल। तो और लास्ट आता है हमारा एमएनसी सेंटीमेंट। एमएनसी सेंटीमेंट क्या होता है, यानी कि जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि वो इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। जैसे मैं एप्पल कंपनी की बात करूँ, उसके काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में लग चुकी हैं। तो इस तरीके के बदलाव जो है हमारे भारत देश में देखने को मिल चुके हैं। और ये हमारे 10 पॉइंट्स थे जिसके बारे में आज मैंने बात किया था, जो मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट लेकर आई थी। तो ये तो था हमारा 10 पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने अभी बात करी अबाउट हमारे फॉर्मेशंस के बारे में। उसके अलावा ये बताया गया है कि जो इंडिया की अभी करंट जीडीपी है जो बताई जा रही है, $3.1 ट्रिलियन डॉलर जो हमारी इकोनॉमी देखी जा रही है, जीडीपी, वो बताया जा रहा है 2027 में इंडिया टॉप 3 में आने के चांसेस है। यानी कि जो उसकी जीडीपी है वो $7.9 ट्रिलियन हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट, और ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट मॉर्गन स्टैनले ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।